वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आओ सीखें इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना। हमारी आज की फर्स्ट हेडलाइन है टू किड्स एब्डक्टेड। नोट कर लीजिए, टू किड्स एब्डक्टेड। यहां ये शब्द है जो हमने सीखना है। टू किड्स का मतलब पता ही है हमें, बच्चे, दो बच्चे। अब टू किड्स एब्डक्टेड, इसे हम इस फॉर्मेट में ले आते हैं, टू किड्स एब्डक्टेड। तो ये जो शब्द होता है एब्डक्ट, इसका मतलब होता है अपहरण करना, किडनैप करना। जी हां, अपहरण करने की इंग्लिश आ गई हमारे पास। आप सोचेंगे वो तो किडनैप होती है, चलो ठीक है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो वहां किडनैप के साथ साथ ये शब्द ज्यादा लिखा जाता है। टू किड्स एब्डक्टेड मींस दो बच्चों का अपहरण किया गया। आओ देखें इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, यहां लिखी है, देखो फिर। टू किड्स एब्डक्टेड, दो बच्चों का किया गया अपहरण। खुद बोलो, अपहरण करने की इंग्लिश एब्डक्ट। एब्डक्ट की यहां है ये थर्ड फॉर्म। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। ये तीन शब्द लिखे हैं, देखो ये तो हमने सीख लिया कि किडनैप और एब्डक्ट का मतलब अपहरण करना, और हाईजैक का मतलब भी वही होता है, अपहरण करना। लेकिन इस शब्द और ये दोनों शब्दों में एक डिफरेंस है। हाईजैक हम करते हैं किसी व्हीकल को, किसी वाहन को। हाईजैक किसी इंसान को नहीं किया जाता, हाईजैक किया जाता है किसी व्हीकल को, चाहे वो कोई बस हो, कार हो, ट्रेन हो, हेलीकॉप्टर हो, या फिर एयरक्राफ्ट हो, एरोप्लेन हो। सो हाईजैक हम व्हीकल्स के लिए यूज करते हैं, और इंसानों वगैरह के लिए हम यूज करते हैं किडनैप या एब्डक्ट। चलते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की सेकंड हेडलाइन की तरफ। क्या लिखा है यहां पर? मॉब टॉर्च्ड बसेस। मॉब टॉर्च्ड बसेस, कर लीजिए इसे भी नोट, मॉब टॉर्च्ड बसेस। आओ सीखें। मॉब, मॉब का मतलब होता है जी, बताइए क्या होता है? हिंसक भीड़। जी हां, यहां हम लिख देते हैं, आराम से लिखना है, सीखना है हमने। हिंसक भीड़, एक तो भीड़ होगी क्राउड, लेकिन जो भीड़ हिंसक हो चुकी है उसे हम बोलते हैं जी मॉब। मॉब का मतलब हिंसक भीड़। ये तो हो गया क्लियर। अब अगला वर्ड है टॉर्च। आप कहेंगे सर टॉर्च तो वो बैटरी होती है, टॉर्च जब लाइट चली जाती है अंधेरे में हम टॉर्च यूज करते हैं, वो तो होता ही है। लेकिन टॉर्च का एक और मतलब होता है, और वो है आग लगाना। हां जी, यस, टॉर्च का मीनिंग नोट कर लीजिए आप, ये होता है आग, आग लगाना। सो आग लगाना की इंग्लिश टॉर्च भी होती है, और भी है शब्द, वो भी पढ़ेंगे। सो अब हेडलाइन होगी हमारी बहुत ही क्लियर। मॉब टॉर्च्ड बसेस मींस हिंसक भीड़ ने बसों को आग लगाई। हिंसक भीड़ की इंग्लिश मॉब, आग लगाने की इंग्लिश टॉर्च। आओ देखें, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन बन गई है। मॉब टॉर्च्ड बसेस, हिंसक भीड़ ने बसों को लगाई आग। क्लियर? चलते हैं आगे। अब आग लगाने के लिए एक तो शब्द हमने आज सीख लिया, टॉर्च। और कौन कौन से शब्द चलते हैं, आओ देखें। एक एक्सप्रेशन होता है, नोट कर लीजिए, सेट ऑन फायर। सेट ऑन फायर का मतलब होता है आग लगा देना। अगर हमने कहना हो भड़की हुई भीड़ या हिंसक भीड़ ने बसों को आग लगा दी, तो हम ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं। तो इसके एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं, मॉब। मॉब, सेट की सेकंड फॉर्म भी सेट होती है। अब किसको आग लगा दी? बसों को। वो सेट के और ऑन फायर के बीच आएगा। मॉब सेट बसेस, मॉब सेट बसेस ऑन फायर। मॉब सेट बसेस ऑन फायर। सो
इसका मतलब भी हुआ आग लगाना। एक चीज और आपको पता होना चाहिए, ऑन फायर की बजाय आप ऑन काटकर फायर भी यूज कर सकते हैं। यह भी एक एक्सप्रेशन होता है। इंग्लिश में क्या होता है, कई बार शब्द के आगे ऑन को काटकर उसी शब्द के साथ अ लगा दिया जाता है। बहुत बार होता है, बहुत बार। एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, पहले ये देख लीजिए। सेट ऑन फायर को हम और क्या कह सकते हैं, सेट अ फायर, सेम चीज। सो मॉब सेट मैनी बसेस ऑन फायर को हमने कह दिया मॉब सेट मैनी बसेस अ फायर। ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं। आग लगाने की इंग्लिश एक और होती है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑन काटकर हम अ और कहां यूज करते हैं। देखो, अब आग लगाने के लिए ये भी बहुत ज्यादा चलता है न्यूज़पेपर्स में, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। सेट ऑन ब्लेज का मतलब भी होता है आग। सेट ऑन ब्लेज, मैं आपको याद करवा देता हूं। सेट ऑन ब्लेज, मेरे साथ बोले, सेट ऑन ब्लेज बोलकर देखें। सेट ऑन ब्लेज मींस आग लगा देना। सो हिंसक भीड़ ने बसों को आग लगा दी। मॉब सेट बसेस ऑन ब्लेज। अच्छा, एक चीज और, ऑन ब्लेज को भी हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। आग लगाने के लिए ये एक्सप्रेशन भी काफी चलता है, सेट अ ब्लेज। ऑन काटकर अ लगा दिया। ये एक रूल है, शब्द बन गया ये भी। सेट अ ब्लेज का मतलब भी क्या हुआ, आग लगाना। मॉब सेट बसेस अब्लेज। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑन काटकर अ और कहां चलता है। सो एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ध्यान से देखें। मान लीजिए हमने कहना हो वह शिखर पर है। हम शिखर की इंग्लिश कहते हैं टॉप, तो ये बन गया ही इज ऑन टॉप। तो इंग्लिश में ऑन टॉप की बजाय अटॉप वर्ड भी होता है। सो ऑन काटकर अ लगा दिया, ही इज अटॉप। बोलो मेरे साथ, ही इज अटॉप। अच्छा, ये सिर्फ ऑन के लिए नहीं होता, इनके लिए भी होता है। कई बार, हमेशा नहीं, इन काटकर भी अ लगा दिया जाता है। जैसे कि आओ देखें, हमने कहना हो वह नींद में है, तो हम कहेंगे he is in sleep। तो ऑन या इन को काट कर यहां अ लगा दिया जाता है, तो ये बन गया he is asleep। होप आपको ये समझ आ गया। सो आग लगाने की इंग्लिश एक तो आगे टॉर्च, सेट ऑन फायर या सेट अ फायर, या सेट ऑन ब्लेज, या फिर सेट अ ब्लेज। अगली हेडलाइन है लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर्ड इन इलेक्शन। कर लीजिए नोट, लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर्ड इन इलेक्शन। आओ देखें इसे इस फॉर्मेट में सीखते हैं एक एक शब्द। लैंडस्लाइड का वैसे तो मतलब होता है जमीन का खिसकना, पर आप याद रखें, देखो विक्ट्री का मतलब होता है जीत। विक्ट्री का क्या मतलब है, जीत, विन। विक्ट्री मींस जीत। अगर न्यूज़पेपर में आ जाए लैंडस्लाइड विक्ट्री, तो इसका मतलब होता है भारी जीत। जी हां, भारी जीत को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड विक्ट्री। नोट कर लीजिए, अब भूलना नहीं। कभी भी न्यूज़पेपर में आ जाए लैंडस्लाइड विक्ट्री, इसका मतलब क्या है, भारी जीत। भारी जीत की इंग्लिश बोले लैंडस्लाइड विक्ट्री। सिक्योर्ड, देखो सिक्योर का मतलब होता है हासिल करना, ये भी नोट कर लीजिए। सिक्योर का क्या मतलब होता है, हासिल करना। ये तो आपने सुना होगा, जैसे उसने कितने मार्क्स हासिल किए, कितने मार्क्स
सिक्योर किए, हासिल करना की इंग्लिश आ गई सिक्योर। इलेक्शन का मतलब चुनाव। अब इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पर चलते हैं। ये आ गई जी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। खबर थी लैंडस्लाइड विक्ट्री सिक्योर्ड इन इलेक्शन, तो इसकी हिंदी बन गई चुनाव में हासिल की भारी जीत। भारी जीत की इंग्लिश लैंडस्लाइड विक्ट्री। अब चलते हैं आगे। अच्छा, भारी जीत के लिए एक तो और एक्सप्रेशन चलते हैं। एक यहां पर करवाता हूं जो काफी चलता है, नोट कर लीजिए। THUM, पूरा नहीं हुआ अभी, PING, थंपिंग विक्ट्री। अगर ये न्यूज़पेपर में आ जाए थंपिंग विक्ट्री तो इसका मतलब भी होता है भारी जीत। भारी जीत की इंग्लिश थंपिंग विक्ट्री। थंपिंग विक्ट्री, थंपिंग विक्ट्री। देखो, भारी जीत को आप ये भी कह सकते हैं मैसिव विक्ट्री। मैसिव, मैसिव का मतलब ये होता है बड़ा या भारी। उसे इलेक्शन में मैसिव विक्ट्री हासिल की, उसने इलेक्शन में मैसिव विक्ट्री हासिल की। हाँ, आप बिग तो आपको आता ही बोल सकते हैं। तो आज हमने सीखे 3 शब्द, 3 एक्सप्रेशंस, लैंडस्लाइड विक्ट्री, थंपिंग विक्ट्री और मैसिव विक्ट्री। नेक्स्ट हेडलाइन है स्टूडेंट्स, एसिड टेस्ट फॉर द मिनिस्टर। मिनिस्टर मतलब मंत्री, मंत्री के लिए एसिड टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट आ गया? कोई लैब में करवाने वाला टेस्ट नहीं है ये। एसिड टेस्ट क्या होता है आओ सीखे। नोट कर लीजिए, अगर न्यूज़पेपर में लिखा आ जाए एसिड टेस्ट, इसका मतलब होता है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा, जी हां, कर लीजिए इससे नोट। अग्नि परीक्षा की इंग्लिश होती है जी एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब अग्नि परीक्षा। तो अब हेडलाइन होगी हमारी बहुत ही क्लियर। एसिड टेस्ट फॉर द मिनिस्टर मींस मंत्री के लिए अग्नि परीक्षा। मंत्री के लिए अग्नि परीक्षा। एक चीज और, एसिड टेस्ट को एक और एक्सप्रेशन भी हम कह सकते हैं, ये भी नोट कर लीजिए, लिटमस टेस्ट। ये भी न्यूज़पेपर्स में काफी आता है, लिटमस टेस्ट। लिटमस, LITMUS, लिटमस टेस्ट का मतलब वही है जो है एसिड टेस्ट का, और मतलब है अग्नि परीक्षा। दोनों बोल कर दिखाएं आप। अग्नि परीक्षा के लिए 2 एक्सप्रेशंस कौन सी आ गई? एसिड टेस्ट और लिटमस टेस्ट। द नेक्स्ट हेडलाइन इज इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। कर लीजिए जल्दी नोट, इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। आओ देखिए इसका मतलब क्या है। एक तो हमने सीखना है ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब, और एक रिसेशन का मतलब। आओ देखिए, ये थी खबर, इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। सबसे पहले इकोनॉमी। इकोनॉमी आप समझते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था क्या है? ऑन द ब्रिंक ऑफ। जी, ऑन द ब्रिंक ऑफ एक एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है, इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं ऑन द एज ऑफ। ऑन द एज ऑफ मतलब हिंदी में क्या हुआ? की कगार पर। अगर कोई चीज किसी के एज पर होती है, इसका मतलब वो उस चीज की कगार पर होते हैं। ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब के किनारे पर, की कगार पर। अर्थव्यवस्था किस चीज की कगार पर है? रिसेशन की। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। बाजार में, इकोनॉमी में मंदी का समय आ जाता है, मंदी को हम कहते हैं रिसेशन। रिसेशन, रिसेशन, रिसेशन। तो हेडलाइन होगी हमारी क्लियर, इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन। आओ इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन देखें। इकोनॉमी ऑन द ब्रिंक ऑफ रिसेशन का मतलब हुआ अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर।
अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर। अब हम ये देखते हैं कि ऑन द ब्रिंक ऑफ को हम और क्या क्या कह सकते हैं। एक तो मैंने लिख ही दिया था, मैं फिर लिख देता हूं, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। ऑन द एज ऑफ, ऑन द एज ऑफ। लेकिन इसके अलावा हम कह सकते हैं ऑन द वर्ज ऑफ, VERGE, लिख लीजिए VERGE, ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है कि कगार पर। सो ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, और एक और है, और वो है ऑन द cusp ऑफ, CUSP, ऑन द cusp ऑफ का मतलब भी होता है कि कगार पर। अब आप मेरे साथ बोलें, आपको मैं याद करवाता हूं, प्रैक्टिस करवाता हूं। की कगार पर की इंग्लिश क्या आ गई? ऑन द ब्रिंक ऑफ, ऑन द एज ऑफ, ऑन द वर्ज ऑफ, और ऑन द cusp ऑफ। The next headline is government to carpet. इसे आपने कारपेट नहीं कहना, carpet, carpet. Government to carpet new roads. टू का मतलब सरकार ये करेगी, गवर्नमेंट टू carpet न्यू रोड्स। आओ समझें इसका मतलब। अब ये शब्द सुनते ही CARPET, carpet, आपके दिमाग में आता है। कार्पेट को मतलब होता है दरी या फिर गलीचा, ठीक है। लेकिन यहां पर कार्पेट को एक वर्ब के तौर पर यूज किया गया है। टू के बाद ये फर्स्ट फॉर्म लगी है। कार्पेट का मतलब दरी गलीचा होता है, ठीक है, लेकिन वर्ब के तौर पर इसका मतलब होता है बिछाना। यस, कार्पेट का मतलब बिछाना। जैसे हम दरिया गलीचे को बिछाते हैं, उसी प्रकार बिछाने की इंग्लिश कार्पेट आ गई। गवर्नमेंट टू कार्पेट न्यू रोड्स, इसका मतलब हुआ सरकार बिछाएगी नई सड़कें। नई सड़कें बिछाने का मतलब नई सड़कें बनाना। सो यहां पर कार्पेट का असल में मतलब बनाना ही है। सरकार नई सड़कें बनाएगी। मेक कहने की बजाय यहां पर क्या आ गया? कार्पेट। सो आओ देखें इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। सरकार बिछाएगी नई सड़कें। पहली बात, कारपेट नहीं कहना, इसका प्रोनंसिएशन है कार्पेट, कार्पेट, कार्पेट। अब चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट हेडलाइन है सिक्योरिटी beefed up at railway stations. Security beefed up at railway stations. कर लिया नोट? कर ली जल्दी। Security beefed up at railway stations. So यही चीज हम यहां ले आते हैं। Security beefed up. Security आप समझते हैं सुरक्षा। अब ये एक एक्सप्रेशन होता है, अलग से इसे लिख देता हूं मैं, बीफ अप। पहली बात, केवल बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, लेकिन अगर बीफ के साथ अप लग जाए, बीफ के साथ अप लग जाए, तो वो गाय का मांस नहीं रहता। ये एक फ्रेजल वर्ब बन गई। बीफ अप का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाने की इंग्लिश आ गई बीफ अप। और ये शब्द, ये एक्सप्रेशन ज्यादातर सिक्योरिटी के साथ ही आपको मिलेगा। नॉर्मली आपने नहीं यूज करना। अगर सिक्योरिटी को बढ़ाना हो तो बीफ अप काफी चलता है। सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट रेलवे स्टेशंस, इसका मतलब हुआ रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बढ़ाने की इंग्लिश बीफ अप। आओ देखें इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन, यही बन गया। सिक्योरिटी बीफ्ड अप एट रेलवे स्टेशंस, सुरक्षा, रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। जब बढ़ाई गई सुरक्षा, क्या सीखा हमने? सिक्योरिटी को बढ़ाना हो तो हम इंक्रीज की बजाय बीफ अप का इस्तेमाल
करते हैं। अब आगे चलते हैं। बीफ अप मींस बढ़ाना। अच्छा, कई बार सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बीफ अप की बजाय न्यूज़पेपर्स में स्टेप अप भी लिखा होता है। स्टेप अप का मतलब भी होता है जी बढ़ाना। सो वो क्या करते हैं न्यूज़पेपर वाले, बीफ्ड अप की बजाय लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर, सिक्योरिटी बढ़ाई गई, स्टेप्ड अप, थर्ड फॉर्म स्टेप्ड, पी को हम 2 बार लिख देंगे। सिक्योरिटी बीफ्ड अप की बजाय सिक्योरिटी स्टेप्ड अप एट रेलवे स्टेशंस। सो बढ़ाने की इंग्लिश बीफ अप या फिर स्टेप अप। द नेक्स्ट हेडलाइन इज फार्मर्स इंटेंसिफाइड स्टर, स्टेर नहीं स्टर, फार्मर्स इंटेंसिफाइड स्टर। फार्मर्स मतलब किसान। अब सीखना यह है कि इंटेंसिफाइड का क्या मतलब हुआ और स्टर का क्या मतलब हुआ। आओ देखें इसे। फार्मर्स इंटेंसिफाइड स्टर, ये जो शब्द है असल में वर्ड होता है इंटेंसिफाई, IN, आराम से लिख लीजिए, TENSIFY। सो सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस Y को हटाकर IED लिख देते हैं। ओरिजिनली ये शब्द है इंटेंसिफाई, काफी आता है न्यूज़पेपर्स में। इंटेंसिफाई को हम कह सकते हैं यहां पर तेज करना। सो नोट कर लीजिए, अगर इंटेंसिफाई आ गया तो इसका मतलब हुआ तेज करना। किसानों ने तेज किया, क्या तेज किया, स्टर को, STIR, स्टर। स्टर का मतलब होता है आंदोलन। जी हां, आंदोलन को हम कहेंगे जी स्टर, आंदोलन। फार्मर्स इंटेंसिफाइड स्टर, हेडलाइन होगी क्लियर, किसानों ने तेज किया आंदोलन। अब मैं आपसे सुनता हूं, जब मैं बार बार बोलता हूं ना, इससे प्रैक्टिस हो जाती है। तेज करने की इंग्लिश खुद बोलो, बोलो, आप नहीं बोल रहे, बोलो इंटेंसिफाई। और आंदोलन की इंग्लिश स्टर, स्टर, स्टर मींस आंदोलन। सो ये बन गई इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। एक बार फिर देख लीजिए, फार्मर्स इंटेंसिफाइड स्टर, किसानों ने तेज किया आंदोलन। चलते हैं आगे। अगली हमारी हेडलाइन है गूंस। ये क्या लिखा है, VANDALISED। इसे हम पढ़ेंगे वैंडलाइज्ड, वैंडलाइज्ड, गोन्स वैंडलाइज्ड सिनेमा हॉल। सो एक तो शब्द है सीखने वाला गोन्स और दूसरा है वैंडलाइज्ड। सिनेमा हॉल तो हमें पता ही है। आओ देखें, एक एक कर सीखते हैं। गोन्स का मतलब होता है जी गुंडे। यस, गोन्स लिख लीजिए, गोन्स का मतलब होता है गुंडे। गुंडे बदमाश होते हैं ना, पर बाकी गुंडों और गोन्स में थोड़ा फर्क है। गोन्स आमतौर पर भाड़े के होते हैं, जैसे कि बहुत सारी जो सियासी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने गुंडे पाल कर रखती हैं। उन्होंने कई बार बहुत से गलत काम करवाने होते हैं, तो जो भाड़े के होते हैं उन्हें अक्सर हम क्या कहते हैं, गूंस। देख लिया। अगला शब्द है वैंडलाइज्ड। ये तो सेकंड फॉर्म है, शब्द यहीं तक होता है वैंडलाइज तक। इसके स्पेलिंग नोट कर लीजिए, VANDALISE। ये वैंडलाइज का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना। जी हां, वैंडलाइज का मतलब तोड़ फोड़ करना। अक्सर ये हम यूज करते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए। बाजार में तोड़फोड़ कर दी, बसेस में तोड़फोड़ कर दी, ट्रेन में, मार्केट में, सिनेमा हॉल में तोड़फोड़ करने की इंग्लिश आ गई वैंडलाइज, वैंडलाइज, वैंडलाइज। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं, यहां पर जो तोड़फोड़ करने वाले होते हैं, यहां पर तो लिखा है गूंस, गुंडे, पर तोड़फोड़ करने वालों को हम वैंडल्स भी कहते हैं। लिख लीजिए, जो तोड़फोड़
करके गए हैं, और तोड़फोड़ करने वालों को हम वैंडल्स कहते हैं। वैंडल्स मतलब तोड़फोड़ करने वाले। पुलिस ने वैंडल्स को, सभी वैंडल्स को पकड़ लिया, मतलब जो जो तोड़फोड़ में शामिल थे उन सभी को पकड़ लिया। सो हो गया क्लियर। अब चलते हैं इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन पर। गोन्स वैंडलाइज्ड सिनेमा हॉल। गुंडों ने सिनेमा हॉल में की तोड़फोड़। गोन्स मतलब गुंडे, वैंडलाइज तोड़फोड़ करना। क्लियर। चलते हैं आगे। अब गुंडों की इंग्लिश और क्या क्या चलती है। जो भाड़े के हैं उनके लिए एक ही शब्द हम यूज करेंगे यहां पर, गोन्स। जो भाड़े के नहीं है वैसे गुंडे हैं, ऐसे बसेस में, बाजार में मिल जाते हैं। गुंडे बदमाशों को हम और क्या क्या कह सकते हैं। एक तो नोट कर लीजिए, मिसक्रिएंट्स, MISCR, लिख लिया, MISCREANTS। इसे हम प्रोनाउंस करेंगे मिसक्रिएंट्स। मिसक्रिएंट्स का मतलब बदमाश या गुंडे। ये भाड़े के हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, बस गुंडे बदमाश। दूसरा और नोट कर लीजिए, रफियंस, RUFFIANS, RUFFIANS, रफियंस। चलो थोड़ा हम पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर रफियंस, वैरायटी हो जाती है, रफियंस। रफियंस के बाद अगला है जी हुलिगन्स, HOOLIGANS, हुलिगन्स। हुलिगन्स, 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 ये शब्द अक्सर हम गुंडे बदमाशों के लिए यूज कर लेते हैं न्यूज़पेपर्स में। तो एक बार मेरे साथ बोलकर बताएं। एक तो गोन्स आ गया, और अगला क्या है, मिसक्रिएंट्स। नेक्स्ट रफियंस, 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 बार बार बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट है हुलिगन्स, 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 गुंडे या बदमाश। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम न्यूज की तरफ। हमारी न्यूज कहती है, बॉडी फिश्ड आउट फ्रॉम कैनाल। ये है सारी न्यूज, इसे पढ़ेंगे हम डिटेल में। एक बार हेडिंग फिर बोले, बॉडी फिश्ड आउट फ्रॉम कैनाल। आओ देखें। सो ये है हमारी हेडलाइन। बॉडी का मतलब शव। फिश आउट क्या होता है। फिश सुनते ही आपके दिमाग में आता है मछली, पर यहां मछली नहीं है। फिश आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। अगर फिश के साथ आउट लग जाए तो इसका मतलब बन जाता है जी बाहर निकालना। नोट कर लीजिए, फिश आउट का मतलब है बाहर निकालना। फिश आउट का मतलब बाहर निकालना, फिश आउट। सो बॉडी फिश्ड आउट फ्रॉम कैनाल। कैनाल का मतलब नहर। आओ देखें, बॉडी फिश्ड आउट फ्रॉम कैनाल की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आ गई, शव नहर से बाहर निकाला गया। सो एक तो बाहर निकालने की इंग्लिश आ गई टेक आउट, वो तो आती है। आज एक और सीखा एक्सप्रेशन, पानी से बाहर निकालना हो, नदी से, नहर से, तो हम क्या कहते हैं, फिश आउट। सो शव नहर से बाहर निकाला गया। अब चलते हैं आगे। यह है हमारी न्यूज। द पुलिस रिकवर्ड। रिकवर का मतलब होता है बरामद करना। पुलिस ने बरामद की क्या चीज, द बॉडी ऑफ एन अनआइडेंटिफाइड मैन फ्रॉम द कैनाल। अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है अज्ञात, जिसकी आइडेंटिटी, जिसकी पहचान नहीं थी, पता नहीं था कौन है वो, अज्ञात। द पुलिस रिकवर्ड द बॉडी, इसका मतलब हुआ पुलिस ने नहर से एक अज्ञात आदमी का शव बरामद किया। अगला है, द बॉडी कुड बी फिश्ड आउट ओनली आफ्टर एफर्ट्स ऑफ 2 days। एफर्ट्स का मतलब होता है कोशिशें। इसका अर्थ हुआ 2 दिनों की
कोशिशों के बाद ही शव को बाहर निकाला जा सका। कुड पास्ट में हम यहां पर यूज करते हैं, कुड बी फिश्ड आउट। फिश आउट का मतलब बाहर निकालना। अब चलते हैं आगे। ये लिखा हुआ है, द एसएचओ सेड, एसएचओ ने कहा, क्या कहा एसएचओ ने? द बॉडी हैज बीन केप्ट, बॉडी को रखा गया है। कहां? इन द सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल में किस चीज के लिए? फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। आओ देखें, एसएचओ ने कहा शव को सिविल अस्पताल में पहचान के लिए रखा गया है। हैज बीन केप्ट का मतलब रखा गया है। आगे चलते हैं। नो वन हैज टर्न्ड अप, नो वन हैज टर्न्ड अप। नोट कर लीजिए, देखो एक तो टर्न का मतलब होता है पलटना, लेकिन अगर टर्न के साथ अप लग जाए, टर्न अप का मतलब होता है पहुंचना, रीच। पहुंचने की इंग्लिश एक तो होती है रीच, अराइव, ठीक है, पहुंचने की इंग्लिश अराइव, रीच, और एक आज हमने और सीखा टर्न अप। नो वन हैज टर्न्ड अप, कोई भी नहीं पहुंचा है एज येट, अभी तक, टू क्लेम द बॉडी, शव पर दावा करने के लिए। इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन में नहीं, अभी तक शव पर दावा करने के लिए कोई नहीं पहुंचा है। टर्न अप मींस पहुंचना। ये आगे हमारे पास वर्ड्स। बॉडी का मतलब शव, फिश आउट का मतलब बाहर निकालना, कैनाल का मतलब नहर, टर्न अप का मतलब पहुंचना, और क्लेम का मतलब दावा करना। आज की हमारी अगली खबर है, स्टोन्स पेल्टेड एट लीडर्स कार। स्टोन्स हम समझते हैं पत्थर, ये सारी न्यूज आ गई। अब एक तो ये सीखना है कि पेल्ट का मतलब क्या हुआ। थर्ड फॉर्म है पेल्टेड। आओ इसे पढ़ें। ये थी हमारी हेडलाइन, स्टोन्स पेल्टेड एट लीडर्स कार। देखिए इंग्लिश में एक शब्द होता है पेल्ट। पेल्ट का मतलब होता है फेंकना। पेल्ट का मतलब क्या आ गया? फेंकना। आपके दिमाग में आएगा कि फेंकने की इंग्लिश तो थ्रो भी होती है। जी हां, थ्रो भी होती है, पेल्ट भी होती है। थ्रो कैसे भी हो सकता है, हमने ऐसे फेंक दिया वो थ्रो हुआ, ऐसे फेंक दिया वो भी थ्रो हुआ। लेकिन जो पेल्ट होता है वो ऐसे प्यार से फेंकना नहीं होता। पेल्ट होता है जोर से ऐसे मारना, हिंसक रूप से मारना, ताकि किसी को लगे, या जोर से मारना, उसे हम क्या कहते हैं? पेल्ट। एक और शब्द होता है, वो आप नोट कर लीजिए, पेल्ट के साथ साथ हर्ल, HURL। अगर पत्थर फेंकने हो, थ्रो तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, पर अगर पत्थरों को जोर से हमने मारना हो, तो एक तो शब्द न्यूज़पेपर में आता है पेल्ट, और दूसरा आता है हर्ल, HURL। ठीक है, पेल्ट और हर्ल। हेडलाइन होगी अब क्लियर। आओ देखें, स्टोन्स पेल्टेड एट लीडर्स कार। नेता की कार पर फेंके गए पत्थर। नेता की कार पर फेंके गए पत्थर। चलते हैं आगे। ये आगे हमारे पास न्यूज, अ मॉब थ्रू। देखो मॉब मैंने बताया था शुरू में, हिंसक भीड़। थ्रो की सेकंड फॉर्म है, थ्रू स्टोन्स एट अ लीडर्स कार इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है महानगर, बहुत बड़ा शहर। इसे हिंदी में हम कहते हैं महानगर। इसकी ट्रांसलेशन हुई, एक हिंसक भीड़ ने एक नेता की कार पर एक महानगर में पत्थर फेंके। यहां थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू। अगर पेल्ट लिखते तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती पेल्टेड। हर्ल लिखते तो उसकी सेकंड फॉर्म आ जाती हर्ल्ड, ईडी लग जाता। आगे है,
बिट्स ऑफ ग्लास, बिट्स मतलब टुकड़े, पीसेस, सो बिट्स ऑफ ग्लास फेल, फॉल की सेकेंड फॉर्म फेल, फॉल मीन्स गिरना, ऑन द लीडर, इसकी ट्रांसलेशन बनी कांच के टुकड़े नेता पर गिरे। ही वॉज इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब तुरंत, टेकन टू अनदर व्हीकल, उन्हें तुरंत एक अन्य वाहन में ले जाया गया। सो आगे चलते हैं, आगे लिखा है माई कार वॉज अटैक्ड विद स्टिक्स एंड स्टोन्स, मेरी कार पर लाठियों, लाठियां व पत्थरों के साथ हमला किया गया। अटैक मीन्स हमला करना। The opposition party leaders can't break my spirits. Spirit का मतलब भावना, जज्बा। विपक्षी पार्टी के नेता मेरी भावनाओं को तोड़ नहीं सकते। आगे लिखा है द लीडर सेड, ये उनके कहे हुए शब्द हैं, नेता ने कहा। सो आगे चलते हैं, ये आगे हमारे पास वर्ड्स, पेल्ट का मतलब फेंकना। अच्छा, और दूसरा कौन सा था? हर्ल, थ्रो तो आपको आता है HURL, ये न्यूज में नहीं आया, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट है मॉब, हिंसक भीड़। बिट, टुकड़ा मतलब पीस। स्पिरिट, भावना। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास। मैं होप करता हूं आपको ये सारा कुछ समझ आया और आप इन्हें प्रैक्टिस करें, और ये बहुत हेल्प करेंगी चीजें आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने में। थैंक यू वेरी मच।